हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम जनवरी माह में होने वाला 2024 में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की। हिंदी जो आज हम करने वाले हैं, ये आपके दोनों पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम दें या फिर सेकंड पेपर का दें, जो आपके जूनियर के लिए किया जाता है। तो आज की क्लास में जितने भी लोग आ चुके हैं, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में। एक नोट्स दिया हुआ है जो कि मास्टर शड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध कराए गए हैं। ये आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलने वाले हैं, तो जिन लोगों को एक बार में सीटेट पास करना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सभी नोट्स। तो आप लोग एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर जा कर के फ्री में भी कई सारे नोट्स पढ़ सकते हैं, और अगर आपको आवश्यकता है पेड नोट्स की तो आप बाय भी कर सकते हैं और एक बार में सीटेट पास कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। लिखा है जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है। यहाँ पर बात की गई है ऐसी भाषा की जो कि बच्चे स्वतः सीख लेते हैं, स्वाभाविक मतलब कि सीख लेते हैं। हम उनको सिखाते नहीं है कि ABCD आपको सीखनी है, अ आ इ ई सीखनी है या फिर 1 2 3 सीखनी है। ऐसी भाषा की यहाँ पर बात की गई है जो बच्चे स्वतः यानी कि अपने आप ही सीख जाते हैं। तो वह कौन सी भाषा है? देव भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उपभाषा या फिर मातृभाषा है? तो आप लोगों को आंसर करना है वह कौन सी भाषा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। मातृभाषा जो है जो उनके घर में बोली जाती है, मम्मी पापा दादा दादी के द्वारा उसको बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं, वह किसी के द्वारा उनको सिखाई नहीं जाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? फटाफट सभी लोग आंसर करते रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से आसान भी हैं, बहुत ही हार्ड नहीं है। धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चनों की तरफ चलते चलेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है हार्ड लेते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर सभी को बताना है क्या होगा। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? अभिव्यक्ति के पक्ष को या फिर ग्रहण पक्ष को, उपर्युक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बोलना और लिखने की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्ति का पक्ष। चाहे आप बोल कर किसी को कुछ बता रहे हैं या फिर लिख कर बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है शिशु यानी कि बच्चे की प्रथम भाषा है। जो बच्चे होते हैं छोटे, जो शिशु होते हैं, उनकी पहली भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होती है, मातृभाषा होती है, हिंदी होती है, फिर राष्ट्रभाषा होती है? आपको आंसर करना है। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। शिशु की प्रथम भाषा क्या होती है? अंग्रेजी, मातृभाषा, हिंदी या फिर राष्ट्रभाषा? जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में अभी बात की थी, सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा को बोलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ध्वनि संकेतों का स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है केवल ध्वनि संकेतों का स्वर्ण, जबकि तीसरा ऑप्शन है बोधपूर्वक श्रवण, जबकि चौथा ऑप्शन है ध्यानपूर्वक श्रवण। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या होता है आपको यह बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है आप लोग कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, बोधपूर्वक श्रवण। क्या होता है? बोधपूर्वक सुनना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माना गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। आपको बताना है कि जो मनुष्य यानी कि जो हम लोग हैं, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी क्रिया करते हैं। पहला ऑप्शन है सुनने की, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने की, तीसरा ऑप्शन है लिखने की, चौथा ऑप्शन है बोलने की। इन चारों में से वह कौन सी क्रिया है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यानी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट, क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्य करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। सभी को आंसर करना है। हिंदी में क्वेश्चन बना था आपका, बाल मनोविकास का प्रधान साधन क्या है? अंग्रेजी की शिक्षा है, मातृभाषा की शिक्षा है, विद्यालय की शिक्षा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? हम लोग आज इस प्रकार का ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोग मातृभाषा की बात करने वाले हैं। मातृभाषा का मतलब होता है जो बच्चा अपने घर में रह करके सीखता है। तो बाल मनोविकास का प्रधान साधन भी क्या होता है? मातृभाषा ही होती है। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। जो बालक होते हैं उनका संवेग और स्थायी भावों का मातृभाषा से संबंध किस प्रकार से है। घनिष्ठ है, सामान्य है, अच्छा या फिर इनमें से नहीं है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों मित्रों के पास में अभी शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है भाषा क्षमता पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आज के जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट रहने के साथ साथ में आसान भी हैं, तो आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए और फटाफट आगे की तरफ बढ़ते रहिए। लिखा है वर्णमाला है वर्णों का समूह, वाक्यों का समूह, शब्दों का समूह या फिर ये सभी हैं। वर्णमाला क्या है आपको ये बताना है। आप लोगों ने हिंदी में काफी बार पढ़ा होगा कि वर्णमाला हम किसको कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। लेकिन यहाँ पे दिया गया वर्णों का समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णों का सुव्यवस्थित जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया इस क्वेश्चन के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है शब्द भंडार घोतक है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे लोग गलत करेंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, शब्द भंडार घोतक है किसका, भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या फिर इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। ये किसका है, भाषा विकास का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाषा विकास का जो है शब्द भंडार क्या होता है, घोतक होता है। अगला जो क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, जो हमारी मौखिक भाषा होती है उसकी अंतिम इकाई क्या है, आपको ये बताना है। क्या वो वर्ण है, ध्वनि है, वचन है या फिर ये सभी हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मौखिक भाषा की जो अंतिम इकाई माना गया है वो किसको माना गया है, माना गया है ध्वनि को। किसको, ध्वनि को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, और मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया इस क्वेश्चन के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की अपनी ये जो क्लास है ये आपके दोनों पेपर में काम आएगी हिंदी में, चाहे आप फर्स्ट पेपर दें चाहे आप सेकंड पेपर दें। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के पास में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है। क्या पूछ रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो हिंदी की उपभाषा है। क्या वो बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी या फिर ये सभी हैं। फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी हिंदी, इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो हिंदी की उपभाषा में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे बिहारी हिंदी हो, पूर्वी हो, राजस्थानी हो, ये सभी कैसी हैं, हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया इस क्वेश्चन के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं। जो हमारी उपभाषाएं होती हैं उनमें कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित की गई हैं, आपको ये बताना है। क्या एक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं या केवल 2 प्रकार की होती हैं या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्लास में बने रहिएगा, अंतिम क्वेश्चन तक देख करके आपको जाना है और आंसर करके जाना है। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी आंसर किया है तो आपका गलत हो जाएगा। तो हिंदी की जो उपभाषा होती हैं उनमें कई सारी बोलियां होती हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है अनेक बोलियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी होती है।
क्या वर्ण है, शब्द है, वाक्य या फिर शब्द भंडार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले तो सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। आज की क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग आंसर करते रहिए फटाफट, क्या सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है वर्ण, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है लिपि है। लिपि क्या आपको बताना है? वर्णों की व्यवस्था है, वाक्यों की व्यवस्था है, शब्दों की व्यवस्था है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। लिपि क्या है? लिपि जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो यह पूछा गया कि लिपि क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो वर्णों की व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, यानी लिपि के द्वारा वर्णों की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा का ग्रहण पक्ष है सुनना, पढ़ना, सुनना एवं पढ़ना या फिर लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी भाषा है उसका ग्रहण करने का पक्ष पूछा गया है, इनमें से क्या है? क्या वो सुन के या फिर पढ़ के या फिर सुनना एवं पढ़ना दोनों या फिर लिखना है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भाषा का ग्रहण पक्ष होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे लिखा है 13 लेकिन ये है ये 17 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका, आपको ये बताना है। कहने का मतलब है जैसे एक बालक के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा आवश्यक होती है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया, आपको ये बताना था। क्या वो महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट हैं? तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बना है, भी बना है तो कई सारे लोगों ने इसको गलत किया है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? जो बच्चे होते हैं नवजात, उनकी भाषा किस रूप में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो रुदन है, कंदन है, बलबलाना है या फिर कुइंग है? फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। नवजात शिशु की भाषा किस प्रकार की होती है? रुदन, कंदन, बलबलाना या फिर कुइंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता हो और आपको ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? रुदन होता है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, रुदन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। जो हम लोग अपने पाठ्यक्रम में कविताएं पढ़ते हैं तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। क्या शब्दार्थ बोध होता है, मनोरंजन होता है, मापन क्षमता होती है या फिर भावानुभाव होता है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है भावानुभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया था तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। पढ़िए और बताइए क्या सही आंसर है। लिखा है भाषा को प्रभावित करने वाला कारक है। ऐसा कौन सा कारक इनमें से है जो भाषा को प्रभावित कर सकता है? परिपक्वता है, प्रेरणा है, स्वास्थ्य या फिर उपयुक्त सभी हैं? इनमें से वह कारण कौन है जो भाषा को प्रभावित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे। चाहे आप परिपक्व हो जाएं, प्रेरणा मिल जाए आपको, स्वस्थ हो जाएं आप, ये सभी कारक क्या होते हैं? भाषा को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और देखना आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। उसी प्रकार से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है आगे की क्लासों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं, 2 प्रकार की, असंख्य प्रकार की, सीमित संख्या में या फिर केवल संयुक्त होती हैं? आंसर आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 21 का, बताइए क्या हो जाएगा। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक सोच रहे हैं तो आप लोगों को नहीं पता था इसका आंसर,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 लिखा है, लिखना, पढ़ना, संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? चाहे आप लिख रहे हो कुछ, चाहे आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर संकेत कर रहे हो, तो ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है वाणी, तीसरा है मनोभाषिक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं। तो लिखना, पढ़ना, संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है वाणी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाणी हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें क्रंदन कब प्रारंभ होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जन्म के 6 हफ्ते बाद, दूसरा ऑप्शन है जन्म से ही, जबकि तीसरा ऑप्शन है जन्म के कुछ मिनट के बाद में, और जबकि चौथा ऑप्शन है जन्म के 2 माह के बाद में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, अब तक आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है जन्म के 6 हफ्ते के बाद में शिशु में क्रंदन प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, जन्म के 6 हफ्ते बाद में। उम्मीद है आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि में शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? क्या वह अधिगम है, शिक्षण है, स्मरण है या फिर विस्मरण है? तो सभी लोग बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? अधिगम, शिक्षण, स्मरण या फिर विस्मरण? तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है पाठन क्रिया के द्वारा, लेखन क्रिया के द्वारा, भाषा के द्वारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको आंसर यहाँ पर यह करना है कि जो हम लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी संस्कृति व सभ्यता का विकास किस प्रकार से होता है, आपको यह आंसर यहाँ पर देना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा। लिखा है, बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली बात सीख सकें किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। बालकों को इस योग्य आपको बनाना है कि वे नए ज्ञान को और कौशलों को भली बात से सीख सकें, अच्छे तरीके से सीख जाएं, तो यह किस शिक्षण पद्धति के द्वारा हो सकता है या फिर होता है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अधिगम शिक्षा प्रणाली के द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन है इन सभी के द्वारा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 के लिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम शिक्षा प्रणाली के द्वारा। क्या हो जाएगा? अधिगम शिक्षण प्रणाली यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है, सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया। आपको बताना है कि जो सीखने के नियम है इनका प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, मैकडूगल ने किया, स्किनर ने किया या फिर पावलोव ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीडीपी में भी आपके बन सकता है, यहाँ पर भी बन गया है। तो आपको आंसर करना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के प्रमुख नियमों का जो प्रतिपादन किया गया था यह किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? और इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्या पूछा गया है कि नवीन अनुबंधन जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? स्किनर है, कोहलर है, पावलोव है या फिर टर्मन है? फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक इनमें से कौन है? क्वेश्चन हिंदी में बने, आप लोग इसको पढ़िए। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सीडीपी आप जितनी अच्छी पढ़ लेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चाहे हिंदी करें, चाहे सामाजिक विज्ञान करें, कुछ भी करें, सब में ये सारे क्वेश्चन मिलके आपसे पूछे जाएंगे। नवीन अनुबंधन जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं स्किनर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, हिलगार्ड के द्वारा या फिर वाटसन के द्वारा? अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को किसी के माध्यम से सीखना, उसका अनुकरण करना या फिर अनुसरण करना। तो अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया?
क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था हिलगार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हिलगार्ड ने इसको दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से क्या परिवर्तन होता है आपको यह बताना है। व्यक्ति के व्यवहार में, अगर आप कुछ चीज सीख रहे हैं तो आप में क्या परिवर्तन हो जाएगा, आपको ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्ति की प्रेरणा में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर इन सभी में परिवर्तन हो जाएगा। सीखने का क्या उद्देश्य है, या फिर क्या होता है सीखने से। तो सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें अगर आपको क्लास में मौखिक कार्य करवाना है तो उसके अंतर्गत इनमें से कौन सी क्रिया करवाई जा सकती है, आपको ये यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बालकों को अक्षर बोध कराना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना। तीसरा ऑप्शन है बालकों को बाल घात का ज्ञान कराना। जबकि चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी चीजें करवाना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जितने भी लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने इसके अलावा कुछ किया था तो आपका ये गलत हो गया होगा। बाकी जिन लोगों ने डी किया उनका सबका बिल्कुल सही है। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं करवाई जा सकती हैं। तो बालकों को अक्षर का ज्ञान करवाना, अक्षरों की ध्वनियों का ज्ञान करवाना, बालकों को बालघात का ज्ञान करवाना, ये सभी कार्य आप करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था। 2 नियम थे, 3, 4 या फिर 5। फटाफट आंसर आने चाहिए सभी के। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियमों का प्रतिपादन किया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2। अगला क्वेश्चन है सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है। क्या वह अनुकरण विधि है, सूझबूझ है, त्रुटि एवं प्रयास है, या फिर उपयुक्त सभी। जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो इनमें से किस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग सबसे ज्यादा अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं किसी का। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व हैं। क्वेश्चन में पूछा गया सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व इनमें से कौन से हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास, जबकि तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता, और जबकि चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों को आंसर करना है, क्या सही आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले जो तत्व हैं वह यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? प्रेरणा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन नंबर 35 है लेकिन इसमें नंबर पड़ा है 36। लिखा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, या कथन किसका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, या कथन किसके द्वारा दिया गया है। गेट्स एवं अन्य के द्वारा, या फिर हेगाड़ी के द्वारा, या फिर वेलेंटाइन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है अब तक ये क्वेश्चन। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, या कथन किसके द्वारा दिया गया था। या कथन दिया गया था ए, यानी कि गेट्स एवं अन्य के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के अधिक से अधिक क्वेश्चन आज की क्लास से सही निकले होंगे। अगर आपके 25 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन सही निकलने हैं तो आपकी तैयारी अभी अच्छी चल रही है। और अभी जो हमारे पास टाइम बच गया है 1, 1.5 या फिर 2 महीने का, उसमें हम लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है इन नोट्स की। अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं तो आपकी सफलता 100% निश्चित हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को डाउनलोड करना है मास्टर श्रद्धा ऐप को, और यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे हिमांशी मैम के फ्री नोट्स, और साथ साथ में आपको पेड नोट्स की भी यहाँ पर मिलेंगे बहुत ही कम कीमत पर। तो अगर आप लोगों को एक बार में सीटेट पास करना है तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे के सारे नोट्स। मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।